12 मार्च 1999 एक लड़की जिसका नाम सिंथिया विजिल था, वो न्यू मैक्सिको की सड़कों पर बिना कपड़ों के गिरते पड़ते हुए भाग रही थी। सिंथिया के गले में लोहे की चेन थी और उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान और उनसे निकलता हुआ खून। ना उसे टाइम का पता था, ना ही तारीख का। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो है कहाँ पर। ऐसा लग रहा था कि वो किसी से अपनी जान बचाकर भाग रही है। उसे सामने से आते हुए 2 गाड़ियां तो दिखती हैं, वो उनसे मदद भी मांगती है, लेकिन उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। तभी उसे भागते भागते एक ट्रेलर दिखता है जिसका दरवाजा खुला था। तो बिना कुछ सोचे समझे वो अपनी जान बचाने के लिए उस ट्रेलर के अंदर घुस जाती है और ट्रेलर के मालिक से मदद मांगती है। ट्रेलर का मालिक उसे ऐसी हालत में देखकर शॉक हो जाता है और उसके पास आकर उससे पूछता है कि तुम कौन और कहां से आई हो। अनफॉर्चुनेटली सिंथिया इन सब का जवाब देने से पहले ही बेहोश हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। ये सब देख के ट्रेलर का मालिक काफी घबरा जाता है और 911 को कॉल करके पुलिस को बुला लेता है। पुलिस टाइम पर आके सिंथिया को तो बचा ही लेती है, पर साथ ही एक आदमी को भी अरेस्ट करती है जिसका नाम होता है डेविड पार्कर रे। डेविड का जन्म 6 नवंबर 1939 में हुआ था। डेविड ने अपने बचपन से ही मारपीट देखी थी क्योंकि उसके पिता उसकी मां को अक्सर शराब पीकर मारा करते थे और कुछ दिन बाद उन्हें छोड़कर चले गए थे। उसकी मां भी अब परेशानी में आ गई थी कि वो 10 साल के डेविड और 8 साल की पैगी को कैसे पालेगी। तो वो दोनों बच्चों को उनके दादा दादी के पास छोड़कर अपने घर वापस चली जाती है और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। डेविड के दादा ने उन दोनों बच्चों को बहुत ही सख्त माहौल में पाला था। कुछ भी गलत होने पर उन्हें बहुत मार पड़ती थी। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डेविड के दादा ने उसे जो कह दिया उसे करना ही पड़ेगा। डेविड जहां भी जाता उसे बस वायलेंस का सामना करना पड़ता। स्कूल में भी बच्चे उसे बहुत परेशान करते और मारते। अब खुद ही सोचो, पहले अपने बाप से पिटना, फिर अपने दादा से, फिर स्कूल में। इन सब चीजों ने ना डेविड के दिमाग पे काफी गहरा असर डाला था और अब वो शांत और अकेला रहने लगा था। अब उसका जो प्यार था वायलेंस की तरफ वो काफी बढ़ चुका था। इसलिए उसने अपना पहला मर्डर भी अपने टीनेज में ही कर दिया था। उसने एक औरत को पेड़ से बांधकर उसमें तब तक चाकू मारे जब तक वो मर नहीं गई। डेविड ने 2 शादी की लेकिन जल्द ही तलाक ले लिया। इसलिए उसने अपनी तीसरी शादी 27 साल की उम्र में की, जिससे कि उसे एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम था जेसी रे। आप इस नाम को याद रखिएगा क्योंकि आने वाली कहानी में इसका एक मेन किरदार रहेगा। शादी के 3 साल बाद ही डेविड बोर हो जाता है और अपनी फैमिली को छोड़कर 1969 में चल रहे हिप्पीज रेवोल्यूशन को जाकर ज्वाइन कर लेता है, जहां उसकी मुलाकात एक सैली नाम की लड़की से होती है। वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक साथ घूमते फिरते हैं। कभी ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है, किसी को पता नहीं लगता। लेकिन अब घूमते फिरते उनके पैसे खत्म हो जाते हैं, तो सैली डेविड को बोलती है कि तुम एक फ्री स्पिरिट हो, तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाओ, मैं जहाँ जाना चाहती हूँ मैं वहाँ जाऊँगी। डेविड को ऐसा लगता है कि उसे धोखा मिला है, तो वो अपनी फैमिली के पास आने का डिसाइड करता है, अपनी बीवी से माफ़ी मांगता है और अपनी फैमिली के पास वापस आ जाता है एक अच्छा बाप बनने के लिए। लेकिन कुछ समय बाद लड़ाई झगड़ा फिर शुरू हो जाता है और अब डेविड एक शांत जगह जाना चाहता था, तो वो एलिफेंट ब्यूट आ जाता है और 513 बेस रोड पर एक घर लेता है। एलिफेंट ब्यूट डेविड के हिसाब से एक बहुत सही जगह थी क्योंकि वहां सिर्फ 700 घर थे, तो वो वहां पर अपने क्राइम्स को आसानी से अंजाम दे सकता था और किसी को पता भी नहीं लगता। वहां के लोग एक बहुत नॉर्मल लाइफ जिया करते थे, अपने घर से काम पर जाना और काम से घर पर आना। वहां कोई किसी से इतना मतलब भी नहीं रखता था, इसलिए वहां पर बहुत शांति रहा करती थी। वहां पर एक लेक भी थी जिसे सब एलिफेंट ब्यूट लेक के नाम से भी जानते थे और एल्गे के कारण उसका पानी हरे कलर का था। डेविड के बचपन से ही बॉन्डेज कम्युनिटी में काफी इंटरेस्ट था। जिन्हें नहीं पता बॉन्डेज कम्युनिटी क्या होती है, उन्हें मैं बता दूं कि ये एक टाइप का ग्रुप होता है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है, जैसे लड़कियों को किडनैप करना, उनको दूसरे देश बेच देना और उनके साथ गंदे गंदे काम करना। आप समझ ही गए होगे कैसे कैसे काम, आप समझदार हो। वहां आकर उसकी क्राइम करने की जो तड़प थी वो काफी बढ़ जाती है, तो एक के बाद एक लड़कियों को किडनैप करना शुरू करता है और उनके साथ रेप करता और उन्हें मारता पीटता, फिर उन्हें दूसरे देश या दूसरी कम्युनिटी में जाकर बेच देता और काफी पैसे कमाता और वहां की लेक में जाके फिशिंग, बोटिंग, पार्टीज और काफी सारा एंजॉय करता। उस लेक में काफी सारी टाइप की फिशेस थी, जिनमें से एक फिश थी जिसका नाम था फ्लैट हेड कैटफिश, जिसका वजन 36 किलो तक भी हो सकता है। वो एक ओमनीवोरस फिश थी
और सब खा लेती थी, कभी कभी इंसान और उनके बचे हुए बॉडी पार्ट्स भी। आई नो ये सुनने में थोड़ा वियर्ड है, पर हाँ ये सही बात है। डेविड अपने दोस्तों को ये भी बताता था कि अगर हमें इंसानों की बॉडी को ठिकाने लगाना है तो बस उसे काटो, उनके अंदर पत्थर भर दो और उनकी चिकन की ग्रेवी से कवर अप करके उन्हें पानी में डाल दो, बाकी सारा काम फिशेस खुद कर देंगी। ये सब सुनकर उसके दोस्त भी काफ़ी हैरान हो जाया करते थे। डेविड ने वहाँ रहते हुए लोगों की नज़रों में एक अच्छी इमेज बना ली थी। वो अक्सर चोट लगे हुए जानवरों को नर्सरी ले जाता और उनका इलाज करवाता, और थोड़े दिन बाद उसकी बेटी भी उसके साथ आकर रहने लगी। जी हाँ, वही बेटी जिसका थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ जिक्र किया था, जिसका नाम था जेसी रे। जेसी रे ने अपने पिता डेविड को बहुत कम देखा था क्योंकि वो काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहा करता था, लेकिन जल्द ही उसके सामने उसके पिता का खौफनाक चेहरा भी सामने आ गया। जब वो 19 साल की थी तो उसने अपने पिता डेविड को एक सेक्स वर्कर के साथ मारपीट करते हुए और उसका रेप करते हुए देखा। वो सेक्स वर्कर अपनी जान की भीख मांग रही थी, लेकिन डेविड रुक नहीं रहा था और उसके बाद वो सेक्स वर्कर कभी नहीं मिली। ये सब देखकर जेसी ने FBI में अपने पिता डेविड की कंप्लेंट कर दी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में डेविड ने भी खुलकर बोला कि हाँ, मैं लड़कियों का रेप करता हूँ, उन्हें पकड़ता हूँ, उन्हें मारता पीटता हूँ, इसकी आदत मुझे बचपन से है, इसके बिना मैं रह नहीं सकता। ये सब सुनकर भी पुलिस शॉक हो गई, लेकिन कोई सबूत या गवाह ना होने के कारण उन्हें डेविड को ऐसे ही छोड़ना पड़ा। अब जेसी को भी पता लग चुका था कि वो डेविड का कुछ नहीं बिगाड़ सकती और उसके अंदर भी अपने पिता की तरह ही लोगों को दर्द देने का शौक है, तो वो डेविड के पास आ जाती है। डेविड भी उसे अपने बारे में सब बता देता है और वो दोनों बहुत क्लोज हो जाते हैं, लिटरली बहुत क्लोज, इतने क्लोज कि 1 साल बाद जेसी एक बच्ची को जन्म देती है। जो लोग उन्हें अच्छे से जानते थे वो लोग बताते हैं कि इस बच्ची का पिता डेविड ही था। FBI की डेविड को पकड़ने की नाकाम कोशिश के बाद अब डेविड को भी लगने लगा था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए उसने अपने क्राइम्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का डिसाइड किया। उसने अपने विक्टिम्स के लिए एक टॉर्चर रूम बनाने का फैसला किया, जिसे वो टॉय बॉक्स भी कहता था। डेविड ने एक 22 फुट का कार्गो ट्रेलर खरीदा और उसके अंदर शैतान डेन का बोर्ड लगाया, जिसका मतलब था शैतान का कमरा, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक में काफ़ी मानता था और उसकी रेगुलरली प्रैक्टिस करता था। इसी के साथ उसने अपना काम शुरू किया। सबसे पहले उसने ट्रेलर के अंदर एक AC लगाया, जिसकी वजह से उसे गर्मी ना लगे और वो कंफर्टेबली अंदर काम करता रहे। डेविड ने अपना बहुत सारा टाइम और पैसा दोनों ही इस टॉय बॉक्स को बनाने में लगा दिया था। माना जाता है उसने तकरीबन $100,000 के करीब पैसा इसमें लगा दिया था। इसे अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो समथिंग अराउंड 80,50,900 रुपये होते हैं। आई नो बहुत बड़ा अमाउंट है, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। डेविड ने इस ट्रेलर को साउंड प्रूफ बनाया था ताकि जब भी वो अपने विक्टिम को टॉर्चर करे तो उनकी आवाज़ बाहर न जा सके। उसके इस ट्रेलर में काफ़ी अजीबोगरीब खतरनाक चीज़ें थीं, लाइक अलग अलग तरह की चेन, हथियार, टूल बॉक्सेस, पैडलॉक्स, पोस्टर कि कैसे कैसे लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा दर्द दिया जा सके, और काफ़ी चीज़ें लाइक मेडिकल टूल्स, सिरिंजेस, सीजर, केमिकल्स और एक कॉफिन जिसमें अपने विक्टिम की बॉडी को रखता था। बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। ट्रेलर के सेंटर में एक गायनेकोलॉजिस्ट चेयर भी थी जिसमें अपने विक्टिम को बांधता और उनको टॉर्चर करता और उनकी बॉडी को इतना स्प्रेड करता जिससे कि ना सहने वाला दर्द होता। चेयर के पास 2 बिजली की तारें भी थी जिसकी मदद से वो अपने विक्टिम के प्राइवेट पार्ट्स पर करंट देता, जिनसे उन्हें बहुत दर्द होता। उसकी हैवानियत इस हद तक बढ़ चुकी थी कि उसने ये सारी एक्टिविटीज़ को कैप्चर करने के लिए एक वीडियो कैमरा भी लगाया हुआ था, ताकि इस वीडियो को रिकॉर्ड करके वो उन लोगों को बेच सके जिन लोगों को ये सब देखने में मज़ा आता था, और वो इस चीज़ से काफ़ी पैसे कमाता था। डेविड सिंपली अपना शिकार उन लड़कियों को बनाता जो नशे की हालत में इधर उधर रात को घूमती, लेट नाइट पार्टीज करती और कभी कभी सेक्स वर्कर को भी पैसे देकर अपने घर ले आता और कई दिन तक उनको मारता पीटता और उनका रेप करता, फिर अपने ट्रेलर में ले जाकर उनके साथ गंदे गंदे काम करता, जिसे वो अपना टॉय बॉक्स कहता था। डेविड ये सब काम स्टेप्स में करता था। पहले अपने विक्टिम को गायनेकोलॉजिस्ट वाली चेयर पे बांधता, फिर उनके पास एक टेप प्ले करता जिसमें वो बताता कि उनको किस किस चीजों का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या टॉर्चर सहना पड़ेगा। Hello there, bitch. I'm going to tell you in detail why you have been kidnapped, what's going to happen to you. You are obviously here against your will. You're going to be kept chained in a variety of different positions, usually with your legs or knees forced wide apart.
You'll be raped thoroughly and repeatedly in every hole you've got. फिर वो अपना टॉर्चर शुरू करता, अपने तरीके वाले टूल से वो उन पे टॉर्चर करता और उसके विक्टिम को इतने दर्द से गुजरना पड़ता जिसकी कोई हद नहीं थी। फिर वो टॉर्चर करने के बाद इतनी सफाई से सारे सबूत मिटाता कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती थी। दूसरी तरफ जैसी की दोस्ती एक लड़के से हो जाती है जिसका नाम रॉय येंसी था। रॉय एक नेवी कैडेट था जो रिटायर होकर टाउन वापस आया था, लेकिन अब उसके पास ऐसा कुछ करने को तो खास था नहीं, तो उसने अपनी पुरानी लाइफस्टाइल जीने का फैसला किया, लाइक अपने पड़ोसियों से लड़ना, उनके पेट्स को चुराकर ब्लैक मैजिक के नाम पर मार देना। दोनों ही जैसी और रॉय ब्लैक मैजिक के काफी करीब थे, तो दोनों की दोस्ती को प्यार में बदलने में टाइम नहीं लगा और वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए। जुलाई 1997 में रॉय की एक्स गर्लफ्रेंड मैरी पार्कर फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो जाती है। उसके पास अब एक भी पैसा नहीं बचता, तो वो टेंशन में आकर अपने बच्चों को अपने फ्रेंड के घर पर छोड़कर एलिफेंट ब्यूट के पास एक टेंट लगाकर रहने लगती है। अब उसे ड्रग्स की तलब उठती है, तभी उसे वहाँ जेसी और रॉय दिखते हैं। रॉय उसे पहचान लेता है। मैरी उसे ड्रग्स मांगती है, तो जेसी और रॉय उसे ड्रग्स के बहाने से नाइफ पॉइंट पर अपनी गाड़ी में किडनैप करके डेविड के घर ले आते हैं और 3 दिन तक उसे टॉर्चर और उसका रेप करते हैं। इधर पुलिस ने भी मैरी को ढूंढने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चला दिया था। डेविड, जेसी और रॉय को ये बात पता थी कि मैरी को जिंदा छोड़ना अब उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, तो जेसी रॉय को उसे मारने के लिए कहती है। पहले रॉय थोड़ा घबराता है, लेकिन जेसी की बातों में आकर रॉय मैरी को मार देता है और मैरी की लाश को एलिफेंट ब्यूट लेक में फेंक देते हैं। पुलिस से बचने के लिए जेसी और रॉय 1 साल के लिए टाउन छोड़ देते हैं और 1 साल बाद टाउन वापस लौट कर आते हैं और जमकर पार्टी करते हैं। तभी उनकी नज़र एक औरत पर पड़ती है जिसका नाम था सिंडी हैंडी। आई नो इस स्टोरी में काफ़ी कैरेक्टर्स हैं, सो इस स्टोरी को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, इसका एंड बस अब आने ही वाला है। सिंडी हैंडी एक ड्रग डीलर थी और फ्रॉड थी, जो कि जेसी और रॉय की तरह ही पुलिस से बचकर वॉशिंगटन स्टेट से एलिफेंट ब्यूट लेक आई थी। तीनों में बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है और ये बात आपको सुनने में अजीब लगेगी कि तीनों ही रिलेशनशिप में आ जाते हैं और डेविड के टॉय बॉक्स में मिलकर क्लोज हुआ करते थे। जब ये बात डेविड को पता चली तो उसने भी मौका नहीं छोड़ा और अब चारों ही रिलेशनशिप में थे और चारों ही एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। सिंडी डेविड की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से काफ़ी इम्प्रेस थी और उससे बहुत प्यार करती थी और एक आइडियल वाइफ की तरह उसके सारे काम करती, लाइक उसके लिए अच्छा खाना बनाना, उसके कपड़े धोना, उनको प्रेस करना, एक्सेट्रा थिंग्स। डेविड भी उससे बहुत प्यार करता था, उसे अपनी सारी बातें बताता था जो उसने पास्ट में की हैं और प्रेजेंट में करता था, लेकिन उसको सिंडी को टेस्ट करना था कि वो जो काम करता है वो उसे एक्सेप्ट कर भी पाएगी या नहीं, उसमें ऐसी हिम्मत है या नहीं। एक दिन सिंडी डेविड को बताती है कि उसे किसी की शादी की वजह से टाउन से बाहर जाना पड़ेगा, तो डेविड बोलता है यही टाइम है तुम्हें टेस्ट करने का। डेविड सिंडी को बताता है कि जब तुम बाहर रहोगी तो मैं किसके साथ क्लोज आऊँगा, मेरे लिए भी एक लड़की ला कर दो। डेविड के प्यार में सिंडी पागल हो चुकी थी और उसकी बात के लिए मान जाती है। दोनों ही अपने अगले शिकार के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक दलाल मिलता है, वो उसे $30 देकर एक सेक्स वर्कर को अपने ट्रक में भेजने के लिए बोलता है। दलाल एक सेक्स वर्कर को भेजता है जिसका नाम था सिंथिया विजिल। जी हाँ, वही सिंथिया विजिल जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिया था। सिंथिया जैसे ही ट्रक में जाती है, डेविड उसे पुलिस का नकली बैज दिखाकर उसे बोलता है कि मैं तुम्हें पकड़ने आया हूँ। सिंथिया घबरा जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड और सिंडी उसे मिलकर बेहोश कर देते हैं और उसके मुंह पर मास्क बांधकर उसे टॉय बॉक्स ले आते हैं और कई दिन तक उसका रेप करते, उसे मारते पीटते, उसके प्राइवेट पार्ट पे इलेक्ट्रिक वायर से करंट देते और उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते, लाइक बहुत ज़्यादा। सिंथिया को इतना टॉर्चर करने के बाद डेविड और सिंडी उसे अपने घर ले आते हैं और बेड पर चेन से बांध देते हैं। अगले दिन जब डेविड काम पर चला जाता है और सिंडी किचन में खाना बना रही होती है, तो सिंथिया को होश आ जाता है और वो खुद को चेन से बंधा हुआ पाती है। लकीली उन चेन की चाबी बेड के साइड वाले टेबल पर ही रखी थी, तो सिंथिया कैसे न कैसे करके उस तक पहुंच जाती है और धीरे धीरे करके अपने आप को खोल लेती है। तभी वहाँ पर सिंडी आ जाती है। अब सिंथिया को पता था कि वो अब नहीं लड़ी तो बच नहीं पाएगी, तो अपनी पूरी ताकत से सिंडी से लड़ती है और वहाँ पर पड़ी हुई टूथपिक उसकी गर्दन पे मारकर भाग जाती है। और जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि सिंथिया बच जाती है और पुलिस 4 लोगों को अरेस्ट करती है, डेविड, रॉय, जेसी और सिंडी। सिंथिया अब हॉस्पिटल में थी और पुलिस डेविड के घर और उसकी टॉय बॉक्स की तलाशी कर रही थी। एलिफेंट ब्यूट के लोगों में ये बात बहुत तेज़ी से फैल गई थी और सब में डर का माहौल था। ऑब्वियसली होना ही था
एक शांत टाउन जहाँ पर सिर्फ 1300 लोग रहते थे, उनमें से भी ज़्यादातर बूढ़े लोग। एक टाउन जो अपनी शांति के लिए जाना जाता था, अब वो इतने बड़े बड़े क्राइम्स के लिए जाना जाता है। जल्द ही 100 से भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेटर ने पूरे टाउन को घेर लिया और सारे घरों की तलाशी ली, मेनली डेविड और उसके टॉय बॉक्स की। डेविड का टॉय बॉक्स यानी कि उसका ट्रेलर लॉक था, तो पुलिस ने भी चाबी वाले को बुलाया और ट्रेलर का लॉक तोड़वाकर FBI के स्पेशल एजेंट जॉन ब्रिस्को ने दरवाज़ा खोला और ट्रेलर के अंदर चले गए। उन्होंने अंदर जाते ही जो देखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने वहाँ बहुत सारी चेन, चेयर, सिरिंजेस, केमिकल और बहुत सारा जादू टोने का सामान देखा और एक कैमरा भी। उन्हें लगा यहाँ पर अगर कैमरा है तो इससे वीडियो भी शूट हुई होंगी और उसकी कैसेट्स भी यहीं रखी होंगी। तो उन्होंने पूरे ट्रेलर की तलाशी ली। उन्हें एक ड्रॉअर में 100 से भी ज़्यादा कैसेट्स मिली। तो 36 साल की FBI एजेंट पैट्रिका उन वीडियो कैसेट्स को वहाँ पर लगे हुए मॉनिटर में देखने का फैसला करती है। जब वो उन वीडियो कैसेट्स को प्ले करती है और देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, उसका इंसानियत पर से विश्वास उड़ जाता है, वो अंदर तक हिल जाती है, क्योंकि ऐसा उसने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा था, ऐसा टॉर्चर और ऐसी हैवानियत। उसके सीनियर्स उसे वहाँ पर रखी हुई सारी चीज़ों का स्केचेस बनाने का ऑर्डर देते हैं, तो वो 5 दिनों तक बिना रुके वहाँ पर सारा काम करती है और सभी चीज़ों के स्केचेस बनाती है। तो उसको इतने लगातार काम करते हुए देख उसके सीनियर्स उसे रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। तो वो अगली फ्लाइट पकड़कर अपने घर टेक्सास आती है और देर रात अपनी रिवॉल्वर निकालकर खुद को गोली मार लेती है, क्योंकि वो बाहर से तो नॉर्मल थी लेकिन अंदर से बहुत डर चुकी थी। पुलिस के पास अब बहुत सारे सबूत थे, इंक्लूडिंग वो वीडियोस, लेकिन सारी वीडियोस में विक्टिम के फेस ब्लर थे और उनके फेसेस पे मास्क थे। लकीली इन्हें एक वीडियो मिलती है एक लड़की विक्टिम की जिसके हाथ पर टैटू था। तो वो उस लड़की को ढूंढने के लिए उस टैटू की पिक्चर न्यूज़ और नेट पे डाल देते हैं और वो वायरल हो जाती है और एक लड़की सामने निकल कर आती है जिसका नाम था कैली ब्रेन क्लिफ। कुछ साल पहले कैली भी एलिफेंट ब्यूट में रहा करती थी। उसको भी डेविड ने धोखे से किडनैप करके 3 दिन तक उसका रेप और टॉर्चर किया था और एक ड्रग देकर जिससे वो सब भूल जाए उसके रिलेटिव के यहाँ छोड़ दिया, ये कहकर के वो उसे एक बीच पर बेहोश मिली। कैली के पति ने भी उसे डाइवोर्स दे दिया और वो डिप्रेशन में आकर शहर छोड़कर चली गई। उसे इतना अच्छे से तो कुछ याद नहीं था, लेकिन अब भी वो डरी डरी रहती थी। टीवी पे अपने हाथ पे बने हुए टैटू की फोटो देखकर उसे कुछ याद आया, तो उसने पुलिस को गवाही दी, जिससे डेविड को जेल भेजने में आसानी हुई। लेकिन डेविड के ट्रेलर में 100 से भी ज़्यादा कैसेट्स थी, यानी कि 100 से भी ज़्यादा विक्टिम। तो पुलिस ने उस टाउन और वहाँ की लेक को बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके हाथ कुछ नहीं लगा। उन्होंने सबूतों के आधार पर तीनों चारों को अरेस्ट किया और अब ट्रायल की बारी थी। डेविड ने अपनी पूछताछ में साफ बताया कि उसे ये सब करना अच्छा लगता था, इसलिए वो लोगों को मारता था। और पुलिस के पास सबूत तो थे, लेकिन जिन विक्टिम के साथ क्राइम हुए उनकी बॉडीज उनके पास नहीं थी, तो वो डेविड को ज़्यादा सज़ा नहीं दिला सकते थे। तो पुलिस ने एक प्लान बनाया। उन्होंने डेविड को वीक करने के लिए उसकी बेटी की अरेस्ट के बारे में उसे बताया। तो अब डेविड की भी टोन भी चेंज होने लगी थी और उसने पुलिस के सामने एक डील रखी कि वो अपने सारे गुनाह एक्सेप्ट कर लेगा, बदले में उसकी बेटी को सही सलामत छोड़ दिया जाए। पुलिस ने भी इस डील को एक्सेप्ट करा और डेविड को जज के सामने पेश किया। डेविड ने भी अपने गुनाहों को कबूल किया और जज ने डेविड को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा सुनाते हुए 223 साल की जेल में रहने की सज़ा सुनाई। लेकिन डेविड अपने पहले ही दिन जेल में हार्ट अटैक आने से मर गया। दूसरी तरफ जैसी भी कुछ टाइम बाद जेल से छूट गई, लेकिन जज ने पुलिस को 5 साल तक जैसी पर सुपरविजन रखने के लिए बोला। सिंडी ने भी सारा इल्जाम डेविड पे डाल दिया था और कहा कि उसकी कोई गलती नहीं है, वो बस डेविड की बातों में आकर बहक गई थी। सारे क्राइम डेविड ही करता था। उसने कभी भी अपने क्राइम्स को नहीं माना और कुछ साल बाद जेल से छूट गई। रॉय एमसी, जिसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मैरी पार्कर को मारा था, उसने भी अपना क्राइम एक्सेप्ट किया और जेल चला गया और 2011 में वापस आकर एलिफेंट ब्यूट में रहने लगा और सरप्राइजिंगली आज भी वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है।